वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 MCQ सीरीज़ और उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं। 500 MCQ जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो करंट अफेयर के हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं, इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। और इसके साथ ही अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीसैट की भी साथ में और जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, तो आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी भी आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सीसैट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपके क्वालिफाई होने की ज़रूरत है उसमें, तो उसके लिए आपने अलग से अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो 5 अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके सीसैट भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो जीएस प्लस सीसैट की तो तैयारी होगी ही, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए लास्ट टाइम बहुत बेहतर साबित होगा कि शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट वाइज हैं, तो आप शॉर्ट नोट क्लासेस के साथ अगर कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जीएस वाला भी पोर्शन। और मंथली करंट अफेयर जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहाँ से आपको करंट अफेयर, मिसलिनियस, पापा वीडियो, इन सबको ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ साइंस, इन्वायरमेंट और जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो उनको भी कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ या अपकमिंग और भी वैकेंसीज हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको प्रैक्टिस बैच और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट को और उनकी जो 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, हर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे हर प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। तो आप एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र इतने रुपये में और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है। तो करना क्या है, जब ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन पे भी एक बार चेक कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कीजिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है अप्लाई कीजिएगा, 80 to 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी जरूरी थी, आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ दिया गया है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और फैमिली वेलफेयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, वन, वन्यजीव और परिवार कल्याण। इनमें से बताना है कौन से राज्य सूची के विषय में नहीं आते हैं। ठीक है, हमें आपको पता होगा हमारा जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, 7वीं अनुसूची है, तो उसमें क्या है, ये 3 तरह की लिस्ट दी गई है। कौन सी? एक तो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। ठीक है, ये 3 तरह की लिस्ट दी गई है, 3 तरह की सूचियां हैं। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है। सेकंड है यूनियन लिस्ट, जो केंद्र के विषय हैं वो उनके पास है। और तीसरी जो लिस्ट है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट और यूनियन दोनों। ठीक है, अब हमें बताना कौन सा राज्य सूची में नहीं आता है। तो देखिए, राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य आएगा, पब्लिक हेल्थ आती है, स्वच्छता आता है और कृषि, सिंचाई और जल निकासी, ये सब किस में आता है, तो ये सब राज्य सूची में आते हैं। लेकिन समवर्ती सूची की बात करें तो वन आएगा, वन्य जीव भी आता है, परिवार कल्याण, खाद्य वस्तु, पुरातात्विक स्थल, ये सब किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। और हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य किस में देखा, स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अगले प्रश्न में पढ़िए, 42nd क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से करेक्ट हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में दिया गया है, ये ऑब्टेन की जाती है कहाँ से, जो ऑर्डरलेस फ्यूल्स हैं उनके कंबसन से। तो सल्फर डाइऑक्साइड गंधयुक्त ईंधनों के दहन से प्राप्त होती है, पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन को प्रशीतन उपकरण से प्राप्त किया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो हैं वहाँ से उनको ऑब्टेन करते हैं, किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFCs को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाई ऐश को कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से प्राप्त किया जाता है। और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। ये कहाँ से मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43rd क्वेश्चन है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में अगर वृद्धि हो जाती है तो सांस और फेफड़ों में समस्या होने लगती, सांस लेने में और जो लंग्स हैं उनमें दिक्कत होने लगती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में अगर वृद्धि हो जाती है तो भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने लगती हैं। बताना है इनमें से कौन सा गलत है विकल्प, हमें ये ज़रूर ध्यान देना होता है हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, इन सब का जो कंबशन होता है, जलते हैं तो इनसे क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज बढ़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसके बढ़ने से, वृद्धि से टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का वो बढ़ने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर वृद्धि होगी तो सांस लेने में और फेफड़ों की समस्या होने लगती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी ऐसा होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे पूछा है कौन सा गलत है, कोई भी नहीं, इसलिए ऑप्शन डी चूज़ करेंगे। 44th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर ऑफ द मीथेन गैस, ठीक है। नेचुरल गैस, एनिमल हस्बेंड्री, राइस फील्ड्स, कोल माइनिंग, इनमें से बताने हैं कौन से करेक्ट होंगे। तो देखिए मीथेन प्राकृतिक गैस भी इसका होगा सोर्स, पशुपालन भी है, चावल के खेत भी हैं, कोयला खनन से भी और अवशिष्ट पदार्थों से भी सबसे मीथेन गैस प्राप्त होती है और ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भी करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 45th क्वेश्चन देखते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित भारत के मिश्रित विश्व विरासत स्थलों का चयन करना है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, रुद्रेश्वर टेम्पल है, रन ऑफ कच्छ है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है। वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है तो इसमें बताना है इनके द्वारा भारत में मिश्रित मतलब मिक्स्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि सिक्किम में है, ठीक है। रुद्रेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, वारंगल में, ठीक है। इसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कच्छ का रण ये गुजरात में है और इसके अलावा ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ये ऐड तो है लेकिन ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये नेचुरल साइट है, मिक्स्ड नहीं है, बाकी सारी मिक्स्ड हैं। तो हमसे पूछा मिक्स्ड है ना तो नेचुरल साइट में आ जाएगा ग्रेट हिमालयन, ये नहीं होगा, 1 2 3 होगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो कौन सा था, तो वो कच्छ का रण याद रखिएगा 2021 में ऐड किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है। केवलादेव नेशनल पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन नेशनल पार्क। तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके द्वारा जो संरक्षित भारत के या इंडिया के जो नेचुरल साइट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसमें देखिए केवलादेव है, पश्चिमी घाट है, सुंदरबन है, लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, असम में, ये भी इसमें ऐड है। केवलादेव राजस्थान का, मानस असम का, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी ये उत्तराखंड का, पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी में फैला हुआ है। अगर रेल मंत्रालय द्वारा देखा जाए शिवाजी टर्मिनस को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है ये विश्व विरासत स्थल, ना कि ये इस मंत्रालय के द्वारा। तो तब हो जाता अगर रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया होता तो सही होता। ये है कहाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो इसको याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा दिया गया है, तो आपको इसमें साउथ बटन नेशनल पार्क दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हेमिस है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य एमपी है। सही विकल्प चुनना है। देखिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है और ये हेमिस है, ना कि साउथ बटन है। और भारत का सबसे छोटा अगर बात करेंगे तब साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा और ये कहाँ पर है, ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। तो पहला और दूसरा तो हमारा रॉन्ग हो गया। भारत का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो गुजरात कच्छ में है। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ हैं, एमपी में हैं। टोटल 11 हैं, याद रखिएगा। थर्ड और फोर्थ हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, यही करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें 3 स्टेटमेंट है हमारे सामने। जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड, बिहार में स्थित विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड, तेलंगाना में स्थित केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य, ये पेलिकन और समुद्री पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कौन सा करेक्ट है। तो जो दाचीगम नेशनल पार्क है वो याद रखेंगे किस लिए फेमस है, जो हंगुल है, ठीक है। हंगुल एक तरह की प्रजाति है हिरण की, कश्मीरी हिरण की, करेक्ट हो जाएगा। बिहार में विक्रमशिला नेशनल पार्क है, वो भागलपुर नदी डॉल्फिन के लिए फेमस है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो ये केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं है। और ये पेलिकन और समुद्री पक्षी जो हैं सी बर्ड्स के लिए फेमस है। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जेट्रोपा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। बायोफ्यूल ऑब्टेन करते कहाँ से, जेट्रोपा से। तो जेट्रोपा आप सर्च कीजिएगा, आपको जेट्रोपा के बीज दिख जाएंगे, माफ़ कीजिएगा सीड्स दिखेंगे। तो क्या होगा, इससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि हाँ, इनसे भी बायोफ्यूल हम प्राप्त करते हैं। एंडोसल्फान एक तरह का क्या है, रोडेंटिसाइड है, ठीक है, लेकिन ये गलत दिया गया। एंडोसल्फान क्या है, एक तरह का कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड है। क्या है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, चमगादड़ प्रकृति का रेडार कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड हमें दिया गया ऑप्शन सी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है, देखते हैं। पश्चिम बंगाल सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, झारखंड में मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य है, उड़ीसा में मयूरभंज है, और छत्तीसगढ़ में बैतामी। ये आपको कुछ एलिफेंट रिजर्व्स दिए गए हैं और उनके बारे में हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। कोई एक करेक्ट है, और वह उड़ीसा में कौन सा है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। झारखंड में कौन सा है, सिंहभूम है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो लेमरू हाथी अभ्यारण्य है। बादलखोल तमोर पिंगला भी है यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और इसके साथ ही जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि पेपर से पहले जो पेड क्विजेज़ हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ हैं SCS की, वो ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।